खोई हुई दिशाएं। कहानीकार कमलेश्वर। सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदर खड़ा था। सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था। शाम हो रही थी और कन्नट प्लेस की बत्तियां जगमगाने लगी थी। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे। कहीं दूर आया गया भी तो नहीं, फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई थी। दिल और दिमाग इतना थका हुआ था कि लगता था वही थकान धीरे धीरे उतरकर तन में फैलती जा रही है। पूरा दिन बर्बाद हो गया, यही खड़ा सोच रहा था। घर लौटने को भी मन नहीं कर रहा था। आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और भी उबने लगता था। भूख पता नहीं लगी है या नहीं, वह दिमाग पर जोर डालता है। सवेरे 8 बजे घर से निकला था। एक प्याली कॉफ़ी के अलावा तो कुछ पेट में गया नहीं, और तब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने से लगती है। निगाह दूर आसमान पर अटक जाती है, जहाँ चीलें उड़ रही हैं और मेज की शक्ल में कटा हुआ आसमान दिखाई दे रहा है। उस गंदले आसमान के नीचे जमा मस्जिद का गुंबद और मीनार दिखाई पड़ रहा है। उनकी नोकें बड़ी अजीब सी लग रही है। पीछे वाली दुकान के बाहर चोलियों का विज्ञापन है। रीगल बस स्टॉप के नीम के पेड़ों से धीरे धीरे पत्तियां झड़ रही हैं। बसें जूं जूं करती आती हैं, एक क्षण ठिठकती हैं, एक ओर से सवारियों को उगलती हैं और दूसरी ओर से निगलकर आगे बढ़ जाती हैं। चौराहे पर बत्तियां लगी हैं। बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही हैं। आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, पर कोई उसे नहीं पहचानता। हर आदमी या औरत लापरवाही से दूसरों को नकारता या झूठे दर्द में डूबा हुआ गुजर जाता है। और तब उसे अपना वह शहर याद आता है, जहाँ से 3 साल पहले वह चला आया था। गंगा के सुनसान किनारों पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता तो उसकी नज़रों में पहचान की एक झलक तैर जाती थी। और यह राजधानी, जहाँ सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं है, अपने देश का नहीं है। तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुंचाती। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। उन घरों के बाहर फाटक हैं जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है। फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतजार करने की मजबूरी है। घर पर निर्मला इंतजार कर रही होगी। वहाँ पहुँचकर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठना होगा, क्योंकि बिस्तर पर कमरे का पूरा सामान सजा होगा और वह हीटर पर खाना पका रही होगी। उन्मुक्त होकर वह हवा के झोंकों की तरह कमरे में घुस भी नहीं सकता और ना उसे बाहों में लेकर प्यार ही कर सकता है, क्योंकि गुप्ता जी अभी मिल से लौटे नहीं होंगे और मिसेज गुप्ता
बेकारी में बैठी गप्पे लड़ा रही होंगी या किसी स्वेटर की बुनाई सीख रही होंगी। अगर वह चला भी गया तो कमरे में बहुत अदब से घुसेगा, फिर मिसेज गुप्ता से इधर उधर की 2-4 बातें करेगा। तब बीवी खाना खाने की बात कहेगी और खाने की बात सुनकर मिसेज गुप्ता घर जाने के लिए उठेंगी और फिर उसके बाद बड़ी खिड़की का पर्दा खिसकाना पड़ेगा। किसी बहाने खुराना की तरफ वाली खिड़की को बंद करना पड़ेगा। घूमकर मेज के पास पहुंचना होगा और तब पानी का एक गिलास मांगने के बहाने वह पत्नी को बुलाएगा और तब उसे बाहों में लेकर प्यार से यह कह सकने का मौका आएगा, बहुत थक गया हूँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के पहले ही उसके मन में झुंझला उठेगा। लेकिन क्या होगा? लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के पहले ही उसका मन झुंझला उठेगा और यह कहने पर मजबूर हो जाएगा, अरे भाई, खाने में कितनी देर है। सारा प्यार और समूची पहचान न जाने कहाँ छिप चुकी होंगी। अजीब सा बेगानापन होगा। बेकरी वालों के यहाँ भराई आवाज़ में रेडियो गा रहा होगा और गुलाटी के थके कदमों की खोखली आवाज़ जीने पर सुनाई पड़ेगी। गली में कोई स्कूटर आकर रुकेगा और उसी में से कोई बिना पहचाना आदमी किसी और के घर में चला जाएगा। मोटरों के मरम्मत करने वाले गैरेज का मालिक सरदार चाबियां लेकर घर जाने के इंतज़ार में आधी रात तक बैठा रहेगा, क्योंकि उसे 15 साल पुराने मैकेनिक पर भी शायद विश्वास नहीं है और सामने रहने वाले विशन कपूर के आने की आहट भर मिलेगी। पिछले 2 साल से उसने सिर्फ उसके नाम की प्लेट देखी है, विशन कपूर जर्नलिस्ट, और उसकी शक्ल के बारे में वह सिर्फ यह जानता है कि सामने वाली खिड़की से जब बिजली की रोशनी छनने लगती है और सिगरेट का धुआं सलाखों से लिपट कर बाहर के अंधेरे में डूब जाता है, तो विशन कपूर नाम का एक आदमी भीतर होता है। और सुबह जब उसकी खिड़की के नीचे अंडे का छिलका, डबल रोटी का रैपर और जली हुई सिगरेट तीलियां और राख बिखरी हुई होती हैं, तो विशन कपूर नाम का आदमी जा चुका होता है। सोचते सोचते उसे लगा कि मेज की बदबू और भी तेज होती जा रही है और अब रेलिंग के पास खड़ा रहना मुश्किल है। जेब से डायरी निकालकर उसने अगले दिन की मुलाकातों के बारे में जान लेना चाहा। अंग्रेजी दैनिक में पहले फ़ोन करना है, फिर समय तय करके मिलना है, रेडियो में एक चक्कर लगाना है, पिछले चेक रिजर्व बैंक से कैश कराना है और घर एक मनी ऑर्डर भेजना है। कल का पूरा वक्त भी इसी में निकल जाएगा, क्योंकि अखबार का संपादक परिचित नहीं है जो फ़ौरन बुला ले और खुलकर बात कर ले और कोई बात तय हो जाए। रेडियो में भी कोई बात 10 मिनट में तय नहीं हो सकती और रिज़र्व बैंक से काउंटर पर इलाहाबाद वाला अमरनाथ नहीं है जो फ़ौरन चेक लेकर रुपये ला दे। डाक खाने पर व्यापारियों के चपरासियों की भीड़ होगी जो 10-10 मनी ऑर्डर के फॉर्म लिए लाइन में खड़े होंगे और एक कागज़ पर पूरी रकम और मनी ऑर्डर कमीशन का मीज़ान लगाने में मशगूल होंगे। उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता होगा।
एक क्षण की जान पहचान का सिलसिला सिर्फ पेन होगा जो कोई न कोई 2 हरूफ लिखने के लिए मांगेगा और लिख चुकने के बाद अपना खत पढ़ते हुए वह बाएं हाथ से उसे कलम लौटाकर शायद धीरे से थैंक यू कहेगा और टिकट वाले काउंटर की ओर बढ़ जाएगा। और तब उसे झुंझलाहट सी होगी। डायरी हाथ में थी और उसकी निगाहों फिर दूर की ऊंचाई इमारतों पर अटक गई थी। और तब उसे झुंझलाहट सी हुई। किसे? यहाँ जो बात बताई जा रही है चंदर के बारे में, जो चंदर सोच रहा है उसके बारे में। तो झुंझलाहट किसे हुई? चंदर को। और तब उसे झुंझलाहट सी हुई। डायरी हाथ में थी और उसकी निगाहें फिर दूर की ऊंची इमारतों पर अटक गई जिस पर बिजली के मुकुट जगमगा रहे थे और उन नामों में से वह किसी को नहीं जानता था। इलाहाबाद में सबसे बड़े कपड़े वाले के बारे में इतना तो मालूम था कि पहले वह बहुत गरीब था और कंधे पर कपड़ा रखकर फेरी लगाता था और अब उसका लड़का विदेश पढ़ने गया हुआ है और वह खुद बहुत धार्मिक आदमी है जो अब माथे पर छापा तिलक लगाकर मनमाना मुनाफा वसूल करता है और कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता, किसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। अभी के लिए इतना ही। पार्ट 1 है, इसको भाग भाग करके पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी हिस्सों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।